हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी और आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है आपका हिमालय की बेटियां। नागार्जुन द्वारा लिखित ये जो चैप्टर है ये हिमालय की बेटियां इन्होंने किसे कहा है। नागार्जुन जी कहते हैं कि जो नदियां हैं वो कहाँ से आती हैं, वो हिमालय से आती हैं और उन्हीं नदियों को उन्होंने क्या कहा है कि ये हिमालय की बेटियां हैं। साथ में देखिए, नदियों को हम अपनी माता के रूप में, बहन के रूप में, ठीक है, और प्रेयसी के रूप में जो है जानते हैं। तो आइए, क्या वो इस चैप्टर में कहना चाहते हैं, आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे, साथ में इसका क्या अर्थ है, इसके सारांश को, सभी बातें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आइए, कहते हैं लेखक, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। किसे? नदियों। कहते हैं अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। कौन? वो नदियां। संभ्रांत महिला यानी सभ्य महिला की भांति वे प्रतीत होती हैं। लेखक कहते हैं अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा है। किनको? उन नदियों को मैंने क्या किया है? दूर से देखा है। कहते हैं वो कैसी दिखती हैं? बड़ी गंभीर, बड़ी शांत और अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत यानी एक सभ्य महिला की तरह वो प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। किसके प्रति? उन नदियों के प्रति। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा जो है अपनी माँ की गोद में जाता है और उसको जो है वो प्यार, उस ममता, उस वात्सल्य रस को जो है वो क्या करता है, लेता है, ऐसे ही लेखक कहते हैं कि मैं जैसे माँ, मौसी और मामी की गोद में जो है उसकी उन नदियों की धाराओं में मैं क्या करता था? डुबकी लगाता था। आगे उन्होंने बताया, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, अब लेखक जो है हिमालय की तरफ जाते हैं और वहां क्या देखते हैं। कहते हैं जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। अब लेखक ने क्या कहा है? नागार्जुन जी कहते हैं जब मैंने उनको दूर से देखा, उन नदियों को, तो वो कैसी थी? बड़ी गंभीर नजर आती थी, बड़ी शांत नजर आती थी और अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत एक सभ्य महिला की भांति वे प्रतीत होती थी और उनके प्रति मेरे दिल में आदर भी था और श्रद्धा का भाव भी था। जैसे हम अपनी माँ, अपनी दादी, अपनी मौसी, अपनी मामी की गोद में रहते हैं और उसी प्रकार मैं उनकी धाराओं में डुबकियां लगाया करता था। लेकिन कहते हैं अब वो हिमालय की तरफ गए। कहते हैं जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो कुछ और रूप सामने थी। यानी कि दूर से जब देखा तो कैसी दिखती थी? वो बड़ी गंभीर दिखती थी, शांत दिखती थी और अपने आप में खोई हुई लगती थी। एक सभ्य महिला की भांति वो प्रतीत होती थी। लेकिन कहते हैं जब मैं हिमालय की गोद कंधे पर चढ़ा, मैं हिमालय पर जब गया, यानी जब मैंने हिमालय की चोटी का सफर तय किया, उसके कंधे पर मैं चढ़ा तो कुछ और रूप में सामने थी। कौन? वे नदियां। अब वो कहते हैं मैं हैरान था कि ऐसी दुबली पतली नदी, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतर कर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना। देखिए लेखक क्या कहते हैं, जब वो ऊपर गए यानी हिमालय की चोटी पर गए, हिमालय के कंधे पर वो चढ़े, तो कहते हैं इन नदियों का कुछ और ही जो है उनको क्या दिखता है, एक और ही रूप उनको दिखा। वो हिमालय से कैसी दिखती हैं? दुबली पतली। जो गंगा है, जो विशाल गंगा है, उत्तर के मैदान में आकर गंगा जो विशाल रूप धारण कर लेती है, वही नदी हिमालय से जो है बड़ी दुबली पतली दिख रही है। और यही यमुना जो विशाल आपको दिखती है, वही जो है पतली और दुबली दिख रही है। यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। लेखक आश्चर्य है कि ये जो नदी यहाँ से दुबली पतली दिख रही है, कहाँ से? हिमालय की गोद से जब ये निकलती हैं, हिमालय से जब ये निकलती हैं तो कैसी नजर आती हैं? दुबली पतली। लेकिन लेखक हैरान है नदियों का रूप देख करके। जहां वो बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती हैं, संभ्रांत महिला, एक सभ्य महिला की तरह भांति जो है प्रतीत होती है, उनके मन में जो है, लेखक के मन में उन नदियों के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव है।
और कहती हैं जैसे हम अपनी माँ की गोद में, अपनी दादी, अपनी मौसी और अपनी मामी की गोद में खेलते हैं, ऐसे ही मैं उनकी धाराओं में डुबकियां लगाया करता था। तो यहाँ पर उन नदियों को लेखक ने किन किन की प्रतीक दिया? माँ का प्रतीक, माँ का रूप माना, दादी का रूप, मौसी और मामी का जो है यहाँ पर रूप माना। कहते हैं लेकिन जब वो हिमालय पर चढ़े तो उनको इन नदियों का कुछ और ही रूप दिखा। कहते हैं यहाँ वो क्या दिखती हैं? बड़ी दुबली पतली दिखती हैं। गंगा उनको वहां दुबली पतली लगी, यमुना का रूप यही था, सतलुज सब यही। वो हैरान थे कि जब ये समतल के मैदानों में उतरकर विशाल कैसी हो जाती है, इतने विशाल कैसे दिखती हैं। इनका उछलना और कूदना, इन नदियों का उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना। अब ये जो नदियां जो हैं यहाँ मैदानों में आकर, समतल मैदानों में आकर क्या हो जाती हैं? गंभीर हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, एक संभ्रांत महिला की तरह, एक सभ्य महिला की तरह दिखती हैं। यही जब हिमालय से निकलती हैं तो ये हंसते खेलते खिलखिलाते लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? लेखक कहते हैं जब ये नदियां हिमालय से निकलती हैं, ये हंसते कूदते खिलखिलाते लगातार जो है वहां से जो है वो हंसते हंसते इनका जाना, और इनकी भाव भंगी अलग अलग प्रकार के ये भाव, जैसे छोटी एक लड़की होती है जो वो नखरे करती है तो अपने पिता के घर में, वो अलग उसका भाव होता है। वही रूप यहाँ पर इन नदियों का भी लेखक ने देखा। कहाँ पर? जब वो हिमालय के कंधे पर चढ़ी, कि उनका ये जो उल्लास है ये समतल मैदानों में आकर कहाँ गायब हो जाता है। आपने देखा होगा एक जो लड़की है वो अपने पिता के घर में क्या करती है? खिलखिलाती है, हंसती है, और वहां पर वो जो है अलग अलग प्रकार की जो है क्या करती है? वहां पर उसका खेलना कूदना उल्लास करना। लेकिन जैसे ही वो क्या हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, वो सब गायब हो जाता है, वो एक सभ्य महिला बन जाती है, उसके ये सारे गुण जो हैं गायब हो जाते हैं। ऐसी ही तुलना की है यहाँ पर नागार्जुन जी ने कि हिमालय से निकलने वाली ये जो नदियां हैं, ये जब हिमालय से निकलती हैं, ये उछलते कूदते खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी ये भाव भंगी, इनका ये उल्लास, कहते हैं जब ये समतल मैदानों में आते हैं ये सब गायब हो जाता है। ये यहाँ समतल मैदानों में कैसी दिखती हैं? बिल्कुल शांत दिखती हैं, गंभीर दिखती हैं। वही गंगा जो आपको समतल मैदान में इतनी गंभीर और इतनी जो है शांत दिखती है, वही जब हिमालय से निकलती है, अपने पिता के घर से निकलती है, तो इसका जो है खिलखिलाना, हंसना कूदना, उछलना कूदना जो है ये आपको वहां पर लेखक को ये दिखता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब मैं भी कौतूहल और विस्मय नहीं, मुझे जो है तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता है जितना इन बेटियों की बाल लीला देखकर। देख, यहाँ लेखक ने क्या कहा? कोई लड़की है, जैसे कि मैंने आपको कहा लड़कियां जब अपने पिता के घर में होती हैं तो वहां पर वो हंसती हैं, कूदती हैं, खेलती हैं, खिलखिलाकर वहां पर हंसती हैं, अलग अलग भाव भंगी जो है उनका अलग अलग, उनके जो है वहां पर उल्लास से वो रहती हैं, बड़ी खुशी के साथ वो अपने पिता के घर में रहती हैं। लेकिन जैसे ही उसकी शादी हो जाती है, वो दूसरे घर में जाती है, तो उसका जो है वो रूप गायब हो जाता है, वो धीरे धीरे शांत हो जाती है, वो धीरे धीरे जो है एक संभ्रांत महिला बन जाती है। यही यहाँ पर लेखक कहते हैं कि किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी मुझे इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना इन बेटियों की बाल लीला देखकर। ये जो नदियां हैं ये हिमालय से जब निकलती हैं, हिमालय के अंदर जब ये रहती हैं, ये अलग अलग बाल लीलाएं करते हैं, और जब ये समतल में चली जाती हैं, विशाल रूप वहां धारण कर लेती हैं, और वहां जाकर के जो है इनका रूप ही अलग हो जाता है। तो यहाँ तुलना की है एक महिला की तरह, एक महिला से एक लड़की के साथ तुलना की है। लेकिन इस पर भी लेखक कहते हैं कि इतना कौतूहल और विस्मय मुझे जितना इन नदियों को देखकर, इन हिमालय की बेटियों को देखकर होता, उतना मुझे किसी लड़की को देखकर भी नहीं होता है, क्योंकि उस लड़की को जो है उस दूसरे माहौल में जाने में जो है टाइम लगता है, धीरे धीरे उसका रूप परिवर्तन होता है, धीरे धीरे उसमें जो है क्या आते हैं? एक संभ्रांत महिला के गुण आते हैं, वो सभ्य बनती है, वो वहां जाकर के जो है सहन करना जानती है।
तो यहाँ पर देखिए, लेखक जब हिमालय गए तो उन्हें क्या दिखा? जिस नदी को वो इतनी सभ्य देखते हैं, जिस नदी को वो विशाल रूप में देखते हैं, जिस नदी को वो इतना शांत देखते हैं, इतना गंभीर देखते हैं, वही नदी हिमालय की गोद में खिलखिलाकर हंसते कूदते लगातार जो है वो क्या कर रहा है, वहां पर वो खेल रही हैं, अलग अलग भाव भंगियों का जो है वो रूप बना रही हैं, अपना उल्लास से जो है वो रहती हैं। लेकिन जब वो उस समतल मैदान में आ जाती हैं तो वो सब गायब। ठीक है, अलग अलग जो है वो बाल लीलाएं करते हैं। तो लेखक जो है इस रूप को देखकर कौतूहल और विस्मय में है। कहते हैं मुझे किसी लड़की को देखकर भी, क्योंकि लड़की के साथ भी यही होता है, वो अपने पिता के घर में जो है अलग अलग बाल लीलाएं करती हैं, हंसती कूदती हैं, खेलती हैं और खिलखिलाकर वो हंसती हैं, उल्लास से वो रहती हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसकी शादी हो जाती है, दूसरे पराए घर में हो जाती है, तो वो धीरे धीरे वो सब गायब हो जाता है। धीरे धीरे वो शांत बन जाती है, वो गंभीर हो जाती है, धीरे धीरे उसका जो है वो सब गायब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इतना विस्मय और इतना कौतूहल मुझे किसी लड़की को देखकर भी नहीं होता है, क्योंकि उसके रूप में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जो ये नदियों को, हिमालय की जो ये बेटियां हैं, इनको देखकर मुझे होता है, क्योंकि जब आप उनको समतल में दिखती हैं तो इतनी विशाल दिखती हैं, वहां से जो है वो क्या है, पतली पतली जो धाराएं हैं, दुबली पतली जो धाराएं हैं, वही नदी इतना विशाल रूप धारण कर लेती है। सबसे पहले तो उनको ये कौतूहल हो जाता है, विस्मय हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कहाँ ये भागी जा रही है। अब लेखक कहते हैं ये नदियां जो है कहाँ भागी जा रही है। ठीक है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अब जब वो हिमालय से निकलती हैं तो तेज तेज वो भाग रही है। अब लेखक उनसे पूछ रहे हैं कि कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है, किस लक्ष्य की तरफ ये भागे जा रहे हैं। देखिए, जब हमारा कोई लक्ष्य होता है तो हम बहुत तेज भागते हैं। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय जो है अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इसकी प्यास मिटा सकेगा। अब लेखक कहते हैं इतना बड़ा, अब यहाँ हिमालय को कहा है पिता और नदियों को उस हिमालय की बेटियां। ठीक है, कहते हैं ये नदियां कहाँ भागी जा रही हैं, कौन है इनका लक्ष्य, किस लक्ष्य की तरफ ये भागे जा रहे हैं जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है और ये तेजी से भागी जा रही है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अपना इनका जो हृदय है वो अतृप्त है, तृप्त नहीं हुआ, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। यानी किस लक्ष्य की तरफ वो भाग रहे हैं। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां और बंधुर अधित्यकाएं और सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, अब जब ये आगे निकलती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर जो है खुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियां, बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। अब लेखक क्या कहते हैं, कहते हैं जब ये हिमालय से आती हैं, अपने लक्ष्य की तरफ ये जा रही हैं, तो देखो क्या कहते हैं। अब जब ये नदियां क्या होती हैं, जब हिमालय से आती हैं तो बड़ी तेजी से वो जाती हैं। अब रास्ते में उनको कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं, उन्हें देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर, जब ये जंगल में पहुंचती हैं, शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। यानी कि वो थोड़ा सा देखिए, जब वो नदियां आती हैं, पेड़ पौधे होंगे तो थोड़ा उनका जो है जो तीव्र धारा है वो जो है थोड़ा कम हो जाती है। कहते हैं यहाँ इनको जो है अपनी बीती बातें, अपना पुराना जो अतीत है, वो उसको याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर गुनता होगा। बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उसके पास और कुछ रखा ही क्या है। तो देखिए, अब जो हिमालय के सामने जो चोटियां हैं, कहते हैं उससे पूछिए हिमालय के पास क्या है, वो मौन रहता है, वो शांत रहता है।
सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाव, झेलम, काबुल या कुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी छोटी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। अब यहाँ पर देखिए सभी नदियों के नाम यहाँ पर हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो विशाल नदियां हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी और बड़ी जो सभी बेटियां हैं आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की ये क्या है, एक एक बूंद न जाने कब से जो है इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में जो है समुद्र की ओर प्रभावित होती है। तो जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र हैं ये बड़ी नदियां हैं। कहते हैं ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही जो छोटी बड़ी नदियां हैं रावी, सतलज, ब्यास, चेनाब हो गया, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गोडक, गंडक, कोसी आदि हिमालय की जो छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं इनका नाम सुनते। ठीक है, वास्तव में सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र हैं वो स्वयं कुछ नहीं है, वो उस दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दोनों महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती जा रही है। कितना सौभाग्यशाली है वो समुद्र जिसे पर्वत राज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। अब लेखक ने क्या कहा, ये जो छोटी छोटी नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र बनाती है जो कि कहाँ जाती हैं, जो समुद्र की तरफ जाती हैं। कहते हैं ये जो समुद्र है ये कितना सौभाग्यशाली है, जो पर्वतराज हिमालय की जो दो बेटियां हैं उनका हाथ पकड़ने का इसे सौभाग्य मिला है इस समुद्र को। वास्तव में यहाँ लेखक क्या कहना चाहते हैं कि हिमालय ससुर है और समुद्र जो है उस हिमालय का दामाद है, जिसका हाथ जो है सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो कि हिमालय की दो बेटियां हैं, और इन दो बेटियों का हाथ किसने थामा है, उस समुद्र ने थामा है, यानी कि समुद्र हो गया हिमालय का दामाद। तो कहते हैं वो उसका जो है कितना सौभाग्य है कि हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का इसे श्रेय मिला है, यानी कि जो है इन नदियों की का जो लक्ष्य है वो समुद्र तक जाने का है। जिन्होंने मैदान में ही इन नदियों को देखा होगा, अब लेखक यहाँ क्या कहते हैं, जिन्होंने सिर्फ मैदान में ही इन नदियों को देखा होगा शायद ही यह बात आ सके, शायद ही जो है उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। लेखक कहते हैं जिन्होंने उस हिमालय में जाकर के नहीं देखा होगा ये नदियां कैसे निकलती हैं, किस प्रकार से खेलते खेलते ये वहां से आती हैं, शायद उनके दिमाग में उनके मन में ये ख्याल नहीं आ सकता है, उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़ा जो हिमालय है उसकी गोद में ये जो बच्चियां हैं, ये जो नदियां हैं वो बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग और धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप जो है पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, कहते हैं जो लोग इन्हें रोज देखते हैं उनके लिए ये आकर्षक बात ना हो, लेकिन कहते हैं मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत होता है वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी झिझक नहीं होती है। लेखक कहते हैं कि शायद जो पहाड़ में रहने वाले लोग हैं या जिन्होंने इन नदियों को सिर्फ मैदान में देखा होगा, शायद वो इसको जो है नहीं, वो उनके ख्याल में ये बात नहीं आ सकती है कि ये जो हिमालय है इसकी गोद से निकलने वाली ये बच्चियां, ये नदियां हैं, ये इसकी बेटियां हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली ये बालिकाओं, इन बालिकाओं के रूप जो है पहाड़ी आदमियों के लिए तो आकर्षक भले ना हो, क्योंकि जो जिस चीज को हम रोज देखते हैं उससे उसका जो है हम फिर उसके बारे में नहीं सोचते हैं। कहते हैं उनके लिए शायद ये आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में मुझे कुछ भी झिझक नहीं।
अब लेखक क्या कहते हैं, हिमालय ससुर है और समुद्र है उस हिमालय का दामाद, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली ये सभी नदियां कहाँ जा रही हैं, इनका लक्ष्य क्या है, इनका लक्ष्य है समुद्र, ये समुद्र की तरफ जा रही है सभी नदियां। आगे यहाँ लेखक ने कहा, कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वैत्रवती वेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारा वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगा। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। अब यहाँ पर उनको कालिदास का जो है मेघदूत में उन्होंने क्या कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़, घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। आगे इन्होंने बताया, काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा था, लोक माता कहा। यहाँ लेखक ने बताया कि काका कालेलकर ने नदियों को क्या बताया, लोक माता बताया। अब यहाँ वो कहते हैं कि तुम माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। लेखक कहते हैं काका कालेलकर ने इन नदियों को माता कहा, लेकिन कहते हैं माता बनने से पहले एक जो बिटिया है उसे बेटी के रूप में अगर हम देख लें तो क्या ही हर्ज है। यानी कि माता तो ये बनती ही है, लेकिन माता बनने से पहले वो एक बेटी होती है। कहते हैं तो उसमें क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम अपने साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। कहते हैं यदि इन नदियों को हम देखिए, एक नदी जो है माता के रूप में है, दादी के रूप में है, मामी के रूप में है, जो भी आपकी बड़ी है। साथ में देखिए ये आपकी एक जो बेटी है वो एक प्रेयसी भी है, ठीक है। और वही बेटी आपकी एक जो ममता का जो दूसरा रूप है, एक बहन है। तो इसको जो है बहन, कई जो है आपके कितने ही कवियों ने इन नदियों को जो है क्या दिया है, बहन का दर्जा भी दिया है। यानी कि इन नदियों को माता के साथ, प्रेयसी के साथ बहन का दर्जा भी मिला है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई तो मैंने क्या किया, थोलिट तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी और सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया, तो लगा मैं गुनगुनाने। अब लेखक कहते हैं मैं तिब्बत में जो है एक नदी है ले, तो इसमें जो है उनका मन जो है उचट गया था, तबीयत उनकी ढीली थी, वो सतलज के किनारे जाकर बैठ गए और दोपहर के समय में उन्होंने क्या किया, अपने पैर उस नदी में लटका दिए और उस चलते पानी में उनका मन जो है क्या हो गया, प्रगतिशील हो गया। उस जल ने उनके मन को तरोताजा बना दिया। लेखक गुनगुनाने, क्या गुनगुनाने लगे, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। क्या कहने लगे, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति तट के चित्तित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। ये जो निबंध है ये लिखा है किसने, ये नागार्जुन जी ने लिखा है। और इसी के साथ ये जो चैप्टर है आपका ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का सारांश, क्या वो कहना चाहते हैं, क्या इसका भाव है, साथ में इसके प्रश्न उत्तर हम लेके आएंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।